गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्लेटो के विषय में आप लोगों को बताने वाले हैं। प्लेटो का समय अवधि 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक, प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। राजनीतिक दर्शन का पिता किसे माना जाता है? तो राजनीतिक दर्शन का पिता प्लेटो को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है। राजनीतिक दर्शन का पिता प्लेटो को माना जाता है, क्योंकि प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 428 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था प्लेटो का जन्म? तो प्लेटो का जन्म यूनान में हुआ था। कहाँ? यूनान में हुआ था। यूनान को एथेंस भी कहा जाता था। प्लेटो का जन्म यूनान में हुआ था। यूनान में कहाँ? एथेंस में। ठीक, प्लेटो का जन्म यूनान यानी एथेंस में हुआ था। इसका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था। इसका वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लीज। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लीज इसका वास्तविक नाम था। प्लेटो की उपाधि सुकरात द्वारा दी गई थी। प्लेटो की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो सुकरात द्वारा। सुकरात ने प्लेटो की उपाधि दी थी। प्लेटो की उपाधि प्लेटो को किसने दिया था? तो सुकरात ने दिया था। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था। ठीक, प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक है। प्लेटो की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो क्या है? रिपब्लिक है। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक है। रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना किया है। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने स्टेट्समैन और द लॉज की भी रचना किया है। इसके अतिरिक्त स्टेट्समैन और द लॉज की भी उसने रचना किया है। LAWS, द लॉज की भी उसने रचना की। इसके अतिरिक्त और भी कई उसकी पुस्तकें हैं। ठीक, तो आदर्श राज्य के बजाय व्यवहारिक राज्य की व्याख्या किया है उसने। मतलब जो लाज ये पुस्तक है, लाज पुस्तक में उसने आदर्श राज्य के बजाय व्यवहारिक राज्य का उसने उल्लेख किया है। प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के बारे में बताया कि आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो उसने बताया कि आदर्श राज्य की जनसंख्या 40 होनी चाहिए। ठीक, अर्थात उसने बताया कि आदर्श राज्य की जनसंख्या 40 होनी चाहिए। प्लेटो की अध्ययन पद्धति दार्शनिक या निगमनात्मक है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी है? तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति दार्शनिक या निगमनात्मक है। दोनों दार्शनिक को ही निगमनात्मक कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी है? तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति दार्शनिक है या निगमनात्मक है। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नैतिकता का एक भाग माना। कौन सा विचारक है जो राजनीति शास्त्र को नैतिकता का एक भाग माना? तो राजनीति शास्त्र को नैतिकता का एक भाग मानने वाला, नैतिकता का एक भाग माना है। कौन माना है? प्लेटो ने माना है। कौन माना है? प्लेटो ने माना है। प्लेटो ने क्या माना है? तो राजनीति शास्त्र को नैतिकता का एक भाग माना है। प्लेटो ने किसको माना है? प्लेटो ने माना है। निगमनात्मक पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर या समष्टि से बेष्टि की ओर निष्कर्ष निकलता है। जो निगमनात्मक पद्धति है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष कैसे निकालता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर वह निष्कर्ष निकालता है। स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य का प्लेटो ने उल्लेख किया। प्लेटो ने जो स्टेट्समैन पुस्तक लिखा है, स्टेट्समैन, इसमें सर्वोत्तम संभावित राज्य का उसने उल्लेख किया है। स्टेट्समैन में कैसा सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख किया है? लाज में अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली का स्थापित करना संभव नहीं है। प्लेटो ने बताया है कि जो लाज उसका पुस्तक है, लाज में अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। क्योंकि देखिए वो आदर्श राज्य का जो कल्पना किया है प्लेटो ने वह द रिपब्लिक में किया है, किंतु बाद में उसको प्लेटो को एहसास हो गया था कि आदर्श राज्य के स्थापित करना संभव नहीं है। तो उसने बाद की जो रचना किया है लाज में उसने बताया कि अपूर्ण मनुष्य जो है पूर्ण नहीं है, अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। किस पुस्तक में बताया है अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन
प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं, तो लाज पुस्तक में बताया। किसमें? लाज में बताया। इस पुस्तक में उसने बताया है कि अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। प्लेटो स्टेट्समैन में विधि के शासन की बात करता है। किस पुस्तक में प्लेटो ने विधि के शासन की बात करता है? स्टेट्समैन में उसने विधि के शासन की बात करता है। ठीक। प्लेटो के अनुसार यूनानी नगर राज्य में कितने प्रकार के नगर राज्य थे? यूनानी नगर राज्य में 2 प्रकार के नगर राज्य थे। 2 प्रकार के यूनानी नगर राज्य में 2 प्रकार के नगर राज्य का उसने उल्लेख किया है। ठीक। प्लेटो के सभी ग्रंथ किस शैली में लिखे गए हैं? तो प्लेटो के जितने ग्रंथ हैं सब संवाद शैली में लिखे गए हैं। किस शैली में लिखे गए हैं? तो संवाद शैली में उसके ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक। प्लेटो के कई ग्रंथ हैं जिसमें रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लास, मीनो, द सिंपोजियम, फेडो, सोक्रेटिक डायलॉग्स, अपोलॉजी, टिमियस, जॉर्जियस, ये सब रचनाएं जो अभी मैं बताया ये सब प्लेटो की रचना है। प्लेटो ने एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना किया है। एकेडमी, प्लेटो की शैक्षणिक संस्था का क्या नाम था? तो प्लेटो की शैक्षणिक संस्था का नाम एकेडमी था। क्या नाम था? एकेडमी। एकेडमी की स्थापना प्लेटो ने कब किया? एकेडमी की स्थापना प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व में किया है। कब किया है? 386 ईसा पूर्व में किया है। और जो ये संस्था एकेडमी है, एकेडमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। एकेडमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो बताएंगे एकेडमी को। एकेडमी किसकी शिक्षण संस्थान थी? तो एकेडमी प्लेटो का शिक्षण संस्थान था। एकेडमी में प्रवेश के लिए किस विषय का ज्ञान आवश्यक था? तो एकेडमी में प्रवेश, इस जो शिक्षण संस्थान था प्लेटो का एकेडमी में उसी को प्रवेश दिया जाता था जिसको गणित का ज्ञान होता था। मतलब गणित का ज्ञान एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए, नामांकन कराने के लिए, प्रवेश पाने के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक था। प्लेटो किसका शिष्य था? तो देखिए, प्लेटो सुकरात का शिष्य था। किसका शिष्य था प्लेटो? प्लेटो सुकरात का शिष्य था। किसका? सुकरात का शिष्य था प्लेटो। सुकरात के इस विचार से अत्यधिक प्रभावित था कि सद्गुण ही ज्ञान है। वह सुकरात का विचार था सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। इससे प्लेटो बहुत प्रभावित था। आगे देखिए, प्लेटो के अनुसार सत्य अस्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। किसने कहा है कि सत्य अस्थायी होता है परंतु उसकी परछाई होती है जो सदैव परिवर्तित होती रहती है? यह कथन किसका है? तो यह प्लेटो का कथन है। किसका कथन है? प्लेटो का कथन है। प्लेटो ने कहा है कि सत्य अस्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा है। ये कथन किसने कहा है? प्लेटो ने। अब आगे देखिए कि प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान होती है। व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? तो आत्मा से व्यक्ति की पहचान होती है। और हर आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। प्लेटो बताया कि जो आत्मा से व्यक्ति की पहचान होती है तो हर आत्मा जितने हैं, आत्मा में 3 प्रकार के गुण होती है, विवेक, साहस और तृष्णा। उसने बताया है कि जो आत्मा जितने हैं उसमें 3 प्रकार के गुण होते हैं, विवेक, फिर साहस और तृष्णा का उसने उल्लेख किया है कि 3 प्रकार के गुण होते हैं सभी आत्मा में। आत्मा के इन तीनों गुणों के से समाज में 3 वर्गों का निर्माण हुआ है। वो कैसे 3 वर्गों का निर्माण हुआ है? तो देखिए, जिसमें विवेक है, ये विवेक माने बुद्धि, तो विवेक की प्रधानता जिसमें है वो वर्ग नया निर्माण बना है। वो विवेक की प्रधानता वाला वर्ग कहलाएगा शासक वर्ग। और जिसमें साहस की प्रधानता है, कौन? साहस। ये देखिए, साहस की यदि किसी में प्रधानता है तो वह वर्ग बन गया सैनिक वर्ग। कौन वर्ग बन गया? सैनिक वर्ग। और जिसमें तृष्णा की प्रधानता है वह बन गया वर्ग उत्पादक वर्ग। कौन वर्ग हो गया? उत्पादक वर्ग। तृष्णा की प्रधानता वाला कौन हो गया? उत्पादक।
जो तृष्णा की प्रधानता है वो बन गया उत्पादक, उत्पादक वर्ग बन गया। ठीक, तो इस तरह से उसने आत्मा में 3 गुणों के बारे में बताया है और इन्हीं तीनों गुणों से समाज में 3 वर्गों का उत्पन्न हुआ है। समाज में 3 वर्ग उत्पन्न हुए हैं। ठीक, विवेक की प्रधानता जिसमें है वो कहलाया विवेक की प्रधानता वाला शासक वर्ग, और साहस की प्रधानता वाला सैनिक वर्ग, और तृष्णा की प्रधानता वाला वर्ग कौन बन गया? वो उत्पादक वर्ग बन गया। ठीक, प्लेटो का देखिए प्रसिद्ध कथन है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। इसका कथन है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो का कथन है। प्लेटो राज्य या समाज में अंतर नहीं करता। कौन सा विचारक है जो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करता है, बल्कि वह दोनों को एक समूह मानता है? तो प्लेटो है जो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करता है। ठीक, प्लेटो आगे बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार काम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य कैसे करना चाहिए? तो अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए। आत्मा में प्लेटो के कहने का मतलब कि जिस आत्मा में जैसा गुण है वैसा ही उसको कार्य करना चाहिए। और अगर यदि विवेक है, बुद्धि है, संपन्न है, ज्ञान है, तो किसका काम करेगा? विवेक है तो शासक का काम, शासक वर्ग का काम करेगा वो। ठीक, अब यदि साहस है, हिम्मत वाला है, बहादुर है, योद्धा है, तो किसका काम करेगा? सैनिक का काम करेगा, देश की रक्षा से संबंधित काम करेगा। अगर तृष्णा है, तृष्णा मतलब साहस होता है, तो नहीं, तृष्णा मतलब सब चीज को सहनशील करने वाला है, तो वो किसका काम करेगा? तो वो उत्पादक वर्ग का वो काम करेगा। अब देखिए, कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता है। यह किसका कथन है? तो प्लेटो का कथन है। प्लेटो का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। प्लेटो ने कहा है कोई धोबी, मोची, नाई या राजा नहीं हो सकता। मतलब कि राजा होने के लिए विवेक चाहिए। ऐसा नहीं होता है कोई धोबी राजा बन जाएगा, कोई मोची राजा बन जाएगा, या कोई नाव है बाल काटने वाला नाव राजा बन जाएगा। ठीक ना, प्लेटो को कहने का मतलब कि राजा वही हो सकता है जिसमें राजा होने के लिए विशेष गुण हो, वही राजा का काम कर सकता है। ठीक, प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्यवस्था की है। प्लेटो ने पुस्तक लिखा है, कौन? रिपब्लिक। रिपब्लिक में ही प्लेटो ने आदर्श राज्य की व्याख्या किया है या वर्णन किया है। प्रश्न आता है कभी कभी कि प्लेटो ने किस राज्य में आदर्श राज्य की कल्पना, किस पुस्तक में आदर्श राज्य की कल्पना किया है? तो बताएंगे कि उसने द रिपब्लिक, रिपब्लिक या द रिपब्लिक एक ही हुआ। ठीक, तो रिपब्लिक पुस्तक में उसने आदर्श राज्य की कल्पना किया है। राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। यह कथन किसका है? तो देखिए, राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि कैसे होता है? बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। यह कथन किसका है? यह कथन भी प्लेटो का ही है। प्लेटो ने कहा है कि राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। मतलब कि जो राज्य का निर्माण होता है किसी प्रकार के ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि राज्य में रहने वाले जो व्यक्ति है वो व्यक्तियों के चरित्र से होता है। ठीक, राज्य की प्रकृति आंगिक, जैविक और सावयवी है। ठीक, प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी। प्लेटो ने किसकी प्राथमिकता दी है व्यक्ति की अपेक्षा? तो राज्य को प्लेटो ने प्राथमिकता दिया है। प्लेटो का राज्य देखिए नैतिक इसलिए है क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है। प्लेटो का राज्य नैतिक क्यों है? तो प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह दार्शनिक राजा के द्वारा शासित होता है। प्लेटो का राज्य नैतिक क्यों है? तो आप बताएंगे प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि वह दार्शनिक राजा के द्वारा शासित होता है, इसलिए प्लेटो का राज्य नैतिक है, जो वास्तविकता को देखता है। प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। विवेकशील अधिनायकवाद, विवेकशील अधिनायकवाद, अधिनायकवाद किसके साथ? विवेकशील अधिनायकवाद किसकी शासन प्रणाली कहलाती है? तो प्लेटो की शासन प्रणाली। मतलब प्लेटो तो शासन नहीं था, लेकिन प्लेटो ने जिस शासन प्रणाली को उल्लेख किया है वह विवेकशील शासन प्रणाली कहलाती है। विवेक, क्योंकि प्लेटो ने देखिए एक राजा के लिए उल्लेख किया है कि राजा वही हो सकता है जो लगभग 35 वर्ष की आयु तक वो शिक्षा प्राप्त करेगा। अब 35 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये बताया गया है कि 35 वर्ष की आयु शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो प्लेटो का राजा है वह 15 वर्ष तक सांसारिक
ज्ञान को प्राप्त करेगा, मतलब सांसारिक ज्ञान को टहलेगा, भटकेगा, प्रैक्टिकली करेगा, योगिक ज्ञान उसको हासिल होगा, तब वो क्या करेगा, तब वो ज्ञान की प्राप्ति करेगा, था तब वो ज्ञानवान बनेगा, ठीक, नहीं तो नहीं। इसलिए उसने कहा है कि, बताया है प्लेटो ने कि प्लेटो की शासन प्रणाली कैसी है, तो विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। इसलिए प्लेटो का जो शासन प्रणाली है विवेकशील अधिनायकवाद, क्योंकि उसने शिक्षा के बारे में एक शासक के लिए बहुत विस्तृत उल्लेख किया है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना ही न्याय है। न्याय किसे कहते हैं, या न्याय से आप क्या समझते हैं? प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना ही न्याय होता है, ठीक। आगे प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। जो न्याय सिद्धांत है प्लेटो के अनुसार वो किसका गुण है, तो न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। किसका गुण है? व्यक्ति की आत्मा का गुण है। प्लेटो ने संवाद शैली में रिपब्लिक लिखते हुए न्याय की सोफिस्ट धारणा का पूर्णतः खंडन किया है। सोफिस्ट धारणा का पूर्णतः खंडन किया, कौन? तो प्लेटो ने। सिफालस के अनुसार न्याय क्या है, तो सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। सत्य बोल, एक किसके अनुसार न्याय है, तो सिफालस के अनुसार। सिफालस के अनुसार न्याय क्या है, तो सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। सिफालस विचारक है जो बोलता है कि सत्य बोलना, जो सत्य बोलता है और ऋण चुकाना ही क्या है, न्याय है। तो किस विचारक के अनुसार सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है, तो सिफालस के अनुसार सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। पोलीमार्कस फिर परिभाषा बताए हैं न्याय के बारे में। देखिए पोलीमार्कस क्या कहते हैं। पोलीमार्कस न्याय के बारे में बताते हैं कि शत्रु के साथ शत्रुता एवं मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। मतलब पोलीमार्कस के अनुसार शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। राइटिंग नहीं समझ में आएगा तो आवाज समझते होंगे, उसे आप समझ लीजिएगा। न्याय मनुष्यों का परस्पर समझौते का परिणाम है। यह कथन किसका है, तो न्याय मनुष्यों के परस्पर समझौते का परिणाम है। यह कथन किसका है, तो ग्लूकान का यह कथन, ग्लूकान का यह कथन है। प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना क्या है, तो प्लेटो की विचार की केंद्रीय रचना द रिपब्लिक है। ठीक है, रिपब्लिक और द रिपब्लिक दो नहीं है बल्कि दोनों एक ही है, ठीक। तो प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना क्या है, तो द रिपब्लिक है। प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना क्या है, द रिपब्लिक है, जिसका द रिपब्लिक का उप शीर्षक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एलटी में क्वेश्चन आया था एक बार कि द रिपब्लिक का उप शीर्षक क्या है, तो द रिपब्लिक है, इसका उप शीर्षक है, उप शीर्षक न्याय से संबंधित, न्याय से संबंधित। द रिपब्लिक का उप शीर्षक क्या है, तो न्याय से संबंधित, इसका उप शीर्षक है। इसका उप शीर्षक क्या है, तो द रिपब्लिक का उप शीर्षक है, देखिए उप शीर्षक में यहां लिखा हूं, उप शीर्षक किसका है, न्याय से संबंधित। अब इसके बारे में अब आगे आप समझेंगे। चलो उठाओ यहां से, लाओ यहां सामान, इधर उधर फालतू करते रहते। चलो बैठो। प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में बताए गए सरकार के विभिन्न रूप है। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक में सरकार के कई रूप का उसने उल्लेख किया है। सरकार के कई रूप का उसने उल्लेख क्या क्या किया है, तो उसने बताया अभिजात तंत्र, सैनिक तंत्र, धनिक तंत्र, प्रजातंत्र और निरंकुश तंत्र। उसने सरकार के कई रूप बताया है, जिसमें अभिजात तंत्र है, सैनिक तंत्र है, धनिक तंत्र है, प्रजातंत्र है और निरंकुश तंत्र है। तो प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का सबसे भ्रष्ट रूप माना है। तो प्रजातंत्र का ही अर्थ होता है क्या, प्रजातंत्र को ही लोकतंत्र कहा जाता है। तो प्लेटो ने लोकतंत्र को सबसे भ्रष्ट रूप माना है, लोकतंत्र अर्थात प्रजातंत्र।
तो लोकतंत्र को उसने क्या माना है? सबसे भ्रष्ट रूप माना है, सबसे भ्रष्ट रूप माना है। शासन का सबसे भ्रष्ट रूप किसे माना है प्लेटो ने? तो शासन का सबसे भ्रष्ट रूप उसने लोकतंत्र अर्थात प्रजातंत्र को उसने माना है, सबसे भ्रष्ट रूप माना है। प्लेटो के अनुसार राजतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात प्लेटो के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कौन है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शासन प्रणाली है वो प्लेटो के अनुसार राजतंत्र शासन प्रणाली सबसे सर्वश्रेष्ठ है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा का समर्थन किया है। शासन एक कला है, यह किसका कथन है? तो ये भी प्लेटो का कथन है। प्लेटो ने कहा है कि शासन करना हर किसी की बस की बात नहीं है। शासन क्या है? शासन एक कला है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा का समर्थन किया है। दार्शनिक राजा का समर्थन किस विचारक ने दार्शनिक राजा का समर्थन किस विचारक ने किया है? तो दार्शनिक राजा का समर्थन प्लेटो ने किया है। किसने किया है? दार्शनिक राजा का समर्थन प्लेटो ने किया है। दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्लेटो ने उल्लेख किया है कि जो दार्शनिक राजा होता है उसका विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का जो विवेक होता है किसी प्रकार की विधि या अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्लेटो ने विधि को अज्ञान कहा है। देखिए प्लेटो ने किसको अज्ञान कहा है? तो प्लेटो ने विधि को, विधि मतलब कानून, विधि को क्या कहा है उसने? तो अज्ञान कहा है। प्लेटो ने विधि को क्या कहा है? अज्ञान कहा है। विधि को अज्ञान किसने कहा है? तो विधि को अज्ञान माना है किसने? प्लेटो ने माना है कि विधि क्या है? अज्ञान है। प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति गुफा में रहता है वह आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है, जबकि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। ठीक है ना? प्लेटो के कहने का मतलब ये था कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है और आग का वो देख लिया प्रकाश तो वही समझता है कि वही क्या है? यही प्रकाश होता है, लेकिन वास्तविक प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश होता है। इसलिए प्लेटो ने किसका अज्ञान माना है? तो प्लेटो ने विधि को तो अज्ञान माना है, लेकिन इसके साथ साथ और किसको अज्ञान माना है? तो प्लेटो ने परंपरा को भी अज्ञान माना है, प्रथा को भी अज्ञान माना है एवं विधि को भी अज्ञान माना है। प्लेटो ने तीनों को क्या माना है? अज्ञान माना है। परंपरा, प्रथा एवं विधि, ये तीनों को क्या माना है उसने? अज्ञान माना है। प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना क्या है? तो प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना द रिपब्लिक है। प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना क्या है? तो प्लेटो की विचार की केंद्रीय रचना द रिपब्लिक है। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो न्याय से संबंधित। न्याय से, प्लेटो का द रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो न्याय से संबंधित। न्याय से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, संबंधित है। प्लेटो ने अपनी बात की रचना कौन सी लिखा है? अपने बात की जो रचना लिखा है उसने प्लेटो ने वो द स्टेट्समैन और द लॉज उसने बात की रचना है। ठीक, ये दोनों पुस्तकों में उसने विधि के महत्व को स्वीकार कर लिया है। मतलब स्टेट्समैन में स्टेट्समैन और फिर द लॉज में उसने विधि के महत्व को स्वीकार किया है। विधि के महत्व को स्वीकारा है उसने। किसने स्वीकारा है? तो प्लेटो ने स्वीकार किया है। प्लेटो के विचार में राज्य एवं समाज में कोई अंतर नहीं किया गया है। प्लेटो राज्य और समाज में अंतर नहीं कर पाया है। ठीक, इसलिए प्लेटो के विचार में संप्रभुता का विचार नहीं है। प्लेटो ने संप्रभुता का विचार नहीं दिया। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? राज्य की सर्वोच्च शक्ति जो किसी के द्वारा मर्यादित नहीं होती है। तो यह विचार प्लेटो का नहीं है, प्लेटो ने नहीं दिया, क्योंकि प्लेटो राज्य और समाज में कोई अंतर ही नहीं कर पाया है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। बार्कर ने कहे हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसके न्याय सिद्धांत का क्या है? वो तार्किक परिणाम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बार्कर का है। रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ शिक्षा पर लिखा हुआ किस विचारक ने मानता है? तो रूसो ने मानता है। किसने? रूसो ने। रूसो के अनुसार जो रिपब्लिक पुस्तक है वह शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है।
तो किस या प्रश्न आता है कि रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किस विचारक ने मानता है? तो आप बताएंगे रूसो ने मानता है। प्लेटो के अनुसार अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही शिक्षा है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? तो आप बताएंगे कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करना ही शिक्षा है। प्लेटो ने ये सब बातें बताया है। प्राथमिक शिक्षा, देखिए प्लेटो ने शिक्षा को 3 वर्गों में बांटा है। तो उसने शिक्षा के कितने वर्गों में बांटा है? तो उसने 3 वर्गों में बांटा है। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा मतलब जो उसने शिक्षा के बारे में बताया है कि जो शिक्षा स्टार्टिंग होगी, प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्लेटो ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी 10 से लेकर के 20 वर्ष तक। तो 10 से लेकर 20 वर्ष तक जो प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, इसमें किस विषय पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? तो इसमें व्यायाम पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। व्यायाम और किस पर दिया जाएगा? और संगीत की शिक्षा दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाएगा और जिसमें व्यायाम एवं संगीत मुख्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक, फिर उसने बताया कि शिक्षा का जो द्वितीय चरण होगा, दूसरी चरण शिक्षा का जो दूसरी चरण होगा, शिक्षा के दूसरी चरण 20 से लेकर के 30 वर्ष की आयु तक के बच्चों को दिया जाएगा, लोगों को। तो 20 से लेकर 30 वर्ष की आयु के लोगों को शिक्षा का द्वितीय चरण दिया जाएगा। द्वितीय चरण में क्या पढ़ाया जाएगा? तो द्वितीय चरण में पढ़ाया जाएगा उनको गणित, ज्योतिष और ज्यामिति। मतलब शिक्षा का जो द्वितीय चरण दिया जाएगा, बच्चों को ज्ञान दिया जाएगा, उसमें गणित, ज्योतिष और ज्यामिति की शिक्षा दी जाएगी। और किसी की शिक्षा दी जाएगी? ज्यामिति की शिक्षा दी जाएगी। तो शिक्षा का द्वितीय चरण के बारे में उसने बताया कि 20 से लेकर 30 वर्ष की आयु के लोगों को गणित, ज्योतिष और ज्यामिति की शिक्षा दी जाएगी। और शिक्षा के प्रथम चरण में व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद उसने बताया है कि जो शिक्षा के प्रथम चरण में, हाँ, शिक्षा का जो तृतीय चरण होगा, कौन चरण? शिक्षा का तृतीय चरण। तो शिक्षा के तृतीय चरण बताया है कि 30 से लेकर के 35 वर्ष की आयु तक दी जाएगी। शिक्षा का तृतीय चरण होगा, दिया जाएगा, उसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। दर्शन शास्त्र की शिक्षा किस उम्र में दी जाएगी? तो शिक्षा का तृतीय चरण जो 30 से लेकर 35 वर्ष के बीच में दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। ठीक, इसके बाद प्लेटो आगे बताता है कि जो शिक्षा के प्रथम चरण में सफल होगा, असफल होगा, उसने बताया कि जो शिक्षा होगी, शिक्षा के प्रथम चरण में, इसमें जो प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, इसमें जब कोई व्यक्ति असफल हो जाएगा, तो असफल होने के बाद वह उत्पादन कार्य का कार्य करेगा। उत्पादन कार्य मतलब खेती बाड़ी से संबंधित जो है, जो ये प्राथमिक शिक्षा में व्यक्ति असफल हो जाएगा तो उत्पादक का कार्य करेगा। फिर उसने बताया कि जो शिक्षा के द्वितीय चरण में असफल होगा, देखिए शिक्षा का जो द्वितीय चरण है, इसमें जब कोई व्यक्ति असफल होगा तो वह सैनिक का वर्ग का काम करेगा। वो किसका काम करेगा? तो जो शिक्षा के द्वितीय चरण में असफल होगा वह सैनिक का कार्य करेगा। ठीक, और जो शिक्षा के सभी चरण में सफल होगा, अर्थात प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जो तीनों चरण में सफल होगा, वह दार्शनिक क्या कहलाएगा? वो दार्शनिक राजा का काम करेगा, वह दार्शनिक राजा होगा। मतलब राजा होने के लिए उसने बताया कि प्राथमिक, दूसरी और तृतीय तीनों चरण की शिक्षा उसे तृतीय है, ये समझ आएगा। तृतीय, अभी तृतीय चरण समझ आएगा। राइटिंग थोड़ा सा खराब लिखा गया। शिक्षा का जो तृतीय चरण होगा वो 30 से 35 वर्ष होगा, अर्थात शिक्षा के तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों चरण में जो सफल होगा वो क्या बनेगा? वही दार्शनिक राजा बनेगा। वो दार्शनिक क्या होगा? दार्शनिक राजा का कार्य करेगा। एक दार्शनिक राजा का कार्य उसको सौंपा जाएगा। अब देखिए 35 वर्षों की शिक्षा के बाद 15 वर्षों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसने दार्शनिक राजा के बारे में कहा है कि राजा जब 35 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो 15 वर्षों तक उसको क्या दिया जाएगा? तो 15 वर्षों तक उसको दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15 वर्षों तक क्या दिया जाएगा? 15 वर्षों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण, वह सांसारिक ज्ञान प्राप्त करेगा, भटक भटक कर, दौड़ धोप कर, यहाँ वहाँ देखेगा, जिसके बारे में कैसे झगड़ा होते हैं, कैसे विवाद होते हैं। जब वो सांसारिक 15 वर्षों तक उसको जब प्रशिक्षण दिया जाएगा
तो उसमें सारा चीज उसको अनुभव होगा, उस प्रशिक्षण के दौरान सब चीज वो महसूस करेगा कि किस तरह से विवाद होते हैं, झगड़ा होते हैं, कैसे शासन किया जाता है। ठीक, उसके बाद वो दार्शनिक राजा बना। तो 35 वर्ष तक तो शिक्षा प्राप्त करेगा और 15 वर्ष तक क्या करेगा, वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति दार्शनिक राजा बनेगा। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्ति करना। देखिए प्लेटो ने एक साम्यवर्ग का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? साम्यवाद। प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। इस साम्यवाद में उसने शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त रखना चाहता था। तो साम्यवाद का सिद्धांत किसके लिए दिया है प्लेटो ने? तो ये जो साम्यवाद का सिद्धांत है प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए दिया है। किसको? शासक वर्ग के लिए दिया है। तो साम्यवाद के ये शासक वर्ग को उसने क्या किया है कि संपत्ति और परिवार से वंचित कर दिया है। संपत्ति व परिवार से क्या किया है? वंचित कर दिया है। प्लेटो बताता है कि शासक वर्ग संपत्ति के लालच में, ये जो संपत्ति है इस संपत्ति के लालच में वो सही सही फैसला और सही सही न्याय नहीं कर पाता है। अब परिवार के मोह में भी वो सही सही न्याय नहीं कर पाता है। तो इसलिए प्लेटो साम्यवाद सिद्धांत दिया है। साम्यवाद सिद्धांत के अंतर्गत उसने शासक वर्ग को संपत्ति, अपना निजी संपत्ति, ये जो संपत्ति है निजी संपत्ति रखने का उसने विरोध किया, अर्थात मना कर दिया है कि शासक वर्ग का अपना निजी संपत्ति नहीं होगा और अपना परिवार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिवार के माया मोह में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष फैसला नहीं कर पाता है। इसलिए प्लेटो ने साम्यवाद सिद्धांत के अंतर्गत शासक वर्ग को, शासक वर्ग में सैनिक वर्ग को भी उसने सम्मिलित किया है, सैनिक वर्ग और संरक्षक वर्ग। तो शासक वर्ग को उसने संपत्ति और परिवार से क्या कर दिया? वंचित कर दिया है, उसको रखने से मना कर दिया है उसने। ठीक, जिससे कि जब उनका अपना निजी संपत्ति नहीं होगा, उनकी परिवार नहीं होगी, तो निष्पक्ष होकर सबके साथ न्याय करेंगे और अपने उद्देश्य से बिना किसी बाधा के पूरा कर सकेंगे। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय विचारक कहा है। पहला कल्पना लोकीय विचारक किसे कहा गया है? तो प्लेटो को कहा गया है। किसे? प्लेटो को। तो पहला कल्पना लोकीय विचारक प्लेटो को कहा गया है। तो किसने कहा है? पहला कल्पना लोकीय विचारक प्लेटो को किसने कहा है? तो मैक्सी ने कहा है। किसने कहा है? मैक्सी ने कहा है। प्लेटो सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार था। सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार कौन था? तो प्लेटो था। कौन? प्लेटो। कार्ल पॉपर ने अपनी रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज लिखा है। कार्ल पॉपर ने एक रचना लिखा है जिसका नाम है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, 1945 में लिखा उसने। तो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। अर्थात प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने कहा है? कार्ल पॉपर ने। प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु, प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने कहा है? तो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कार्ल पॉपर ने कहा है। कार्ल पॉपर ने कहा है। प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने कहा है? कार्ल पॉपर ने कहा है। कार्ल पॉपर ने प्लेटो को पहला फांसीवादी भी कहा है। अर्थात पहला फांसीवादी प्लेटो को किसने कहा है? तो प्लेटो को पहला फांसीवादी, प्लेटो को मतलब कार्ल पॉपर के अनुसार पहला फांसीवादी कौन था? तो पहला फांसीवादी प्लेटो था। ये भी प्लेटो को पहला फांसीवादी, अर्थात प्लेटो को पहला फांसीवादी किसने कहा है? तो प्लेटो को पहला फांसीवादी भी कार्ल पॉपर ने कहा है। कार्ल पॉपर ने कहा है। देखिए, राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं उत्पन्न होते, बल्कि मानव मस्तिष्क का ही वे परिणाम होते हैं। प्लेटो ने कहा कि राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं उत्पन्न होते हैं, बल्कि मानव मस्तिष्क का ही परिणाम होते हैं। तो यह कथन किसका है? यह कथन भी प्लेटो का है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटो और फांसीवादी दोनों का मानना है कि राज्य व्यक्ति की सबसे बेहतर भलाई कर सकता है। देखिए, प्लेटो और फांसीवादी ये दोनों जो विचारक हैं, प्लेटो और फांसीवादी दोनों के अनुसार इस बात में विश्वास करते हैं कि राज्य ही व्यक्ति की सबसे बेहतर भलाई कर सकता है। ठीक, अब प्लेटो और फांसीवादी दोनों राज्य को नैतिक व सर्वशक्तिमान संस्था मानते हैं। राज्य को
प्लेटो और फांसीवादी दोनों सर्वशक्तिमान संस्था मानते हैं। देखिए फांसीवादी राज्य में विधि और संविधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फांसीवादी राज्य में विधि और क्या कहते हैं संविधान पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्लेटो ने भी स्पष्ट कहा है कि दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विवेक या अध्यादेश से महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्लेटो के अनुसार दार्शनिक जो राजा का विवेक है वह किसी भी प्रकार के विवेक या किसी प्रकार की विधि या अध्यादेश क्या होता है महत्वपूर्ण होता है। देखिए प्लेटो और फांसीवादी ये दोनों लोकतंत्र का घोर विरोधी है। प्लेटो भी क्या करता है, प्लेटो और कौन फांसीवादी विचारक हैं, फांसीवादी ये दोनों लोकतंत्र का घोर विरोध करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, लोकतंत्र का घोर विरोधी करते हैं। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, अधिकार व समानता की संकल्पना विद्यमान नहीं है। फांसीवादी भी यही मानते हैं। देखिए प्लेटो के विचार में जो स्वतंत्रता है और अधिकार है वह समानता है कि जो संकल्पना वो विद्यमान नहीं है प्लेटो के विचार में, किंतु फांसीवादी भी यही मानते हैं कि समानता, स्वतंत्रता और अधिकार ये सब चीज विद्यमान वो नहीं मानते हैं। प्लेटो के अनुसार विवेक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। प्लेटो जो मानता है वो व्यक्ति को क्या मानता है, वो विवेक मानता है कि विवेक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण, विवेक को वो प्रधानता दिया है प्लेटो ने। प्लेटो ने कहता है कि विवेक जो है व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अब विवेकशील व्यक्ति ही राजा हो सकता है। उसने बताया कि विवेक ही व्यक्ति का जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अब विवेकशील व्यक्ति है जो है वही राजा हो सकता है। अर्थात राजा होने के लिए क्या जरूरी है, विवेकशील गुण जरूरी है, जिसके पास दिमाग हो, मस्तिष्क हो, सोचने के लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। ज्ञानवान व्यक्ति अर्थात विवेकशील व्यक्ति ही महत्वपूर्ण राजा हो सकता है। जबकि फांसीवादी व्यक्ति को भावुक प्राणी मानते हैं। फांसीवादी क्या मानते हैं, फांसीवादी कहते हैं कि वो फांसीवादी विचारक को व्यक्ति को भावुक प्राणी मानते हैं। भावुक प्राणी मानते हैं व्यक्ति को। भावुक प्राणी कौन मानता है, तो फांसीवादी विचारक है वो व्यक्ति को भावुक प्राणी मानता है। ठीक है। दार्शनिक राजा का जो शासन होता है वो विवेक पर आधारित, सत्य पर और न्याय पर आधारित होता है। प्लेटो के अनुसार देखिए जो दार्शनिक राजा है वो दार्शनिक राजा का जो शासन स्थापित होता है वह विवेक पर स्थापित होता है, विवेक पर, सत्य पर। ठीक। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत उसने माना है प्लेटो ने कि जो दार्शनिक राजा का शासन स्थापित होगा वह विवेक पर आधारित होगा, सत्य पर आधारित होगा और न्याय पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा, विवेक, सत्य और न्याय पर आधारित होता है। ठीक होगा। जबकि फांसीवादी विचारक कहते हैं, कौन, फांसीवादी विचारक की जो शासन होता है अर्थात फांसीवादी विचारक की जो शासन होता है वह धूर्तता पर आधारित होता है। किस पर, धूर्तता, फरेब, ठीक, और चालाकी। इस पर आधारित होता है, चालाकी, अर्थात धूर्तता, फरेब और चालाकी पर आधारित होता है किसका शासन, ये तो फांसीवादियों का। फांसीवादी विचारधारा को अवसरवादी विचारधारा भी कहा जाता है। देखिए प्लेटो ने महिलाओं को भी सरकार में शामिल किया है। प्लेटो ने महिलाओं को भी क्या किया है, तो सरकार में शामिल किया है। जबकि फांसीवादी विचारक, फांसीवादी जो विचारक हैं, फांसीवादी विचारक महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। फांसीवादी विचारक महिलाओं को क्या मानते हैं, तो फांसीवादी विचारक महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। तो कौन से विचारक हैं जो महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, तो फांसीवादी विचारक हैं। ये महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। जबकि प्लेटो ने महिलाओं को भी सरकार में क्या किया, वो शामिल किया है। प्लेटो के विचार में उग्र राष्ट्रीयता बिल्कुल नहीं है, जबकि फांसीवादी उग्र राष्ट्रीयता का घोर समर्थन करते हैं। ठीक। प्लेटो का दर्शन सत्य, विवेक, न्याय एवं सौंदर्य का पर्याय है, जबकि फांसीवादी विचारधारा हिंसा पर आधारित है। हिंसा, असत्य, चालाकी और धूर्तता का दूसरा नाम है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि प्लेटो और फांसीवाद दोनों में क्या है, विपरीत है और दोनों में कोई समानता नहीं है। इस तरह से जितना मैं बताया हूं उतना आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, को समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो इसमें पूरा आवाज पे ध्यान दीजिएगा। पूरा लिखावट हो सकता है ना समझ में आए, जल्दी जल्दी मैं लिखा हूँ। ठीक, तो उसके तहत राइटिंग आपको नहीं समझ में आएगी। प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए।
आवाज़ सुनेंगे ध्यान से तो कौन क्या लिखे हैं वो चीज़ आप समझ जाएंगे। ठीक, और जो प्रॉब्लम होगी वो अगले वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसको सुधार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाना सीख रहा हूँ नए नए ढंग से। ओके, बाय।